रिपब्लिकन पार्टी के एक शीर्ष सेनेटर ने रूस S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट देने की बढ़ती मांगों का समर्थन किया। भारत व दक्षिण पूर्व एशिया का दौरा करने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्य रहे टॉमी टबरविले ने कहा कि हम रूस की S-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए भारत को प्रतिबंधों से छूट देने का समर्थन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई और उससे गुलाम कश्मीर से अपना अवैध कब्जा तत्काल हटाने को कहा। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा मुहैया कराए गए मंच का दुरुपयोग उसके खिलाफ झूठा और भ्रामक प्रचार के लिए किया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार को 2 बम धमाके हुए। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार इनमें 5 लोगों की जान गई है और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। विस्फोट के बाद गोलियों की भी आवाज सुनाई दी है। चश्मदीदों के मुताबिक इससे पहले दिन में भी काबुल में पहले विस्फोट में 4 लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुक गया है। पाक जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव जल्दी ही सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अपील कर सकेंगे। 4 साल पहले जासूसी के आरोप में उन्हें सैन्य अदालत ने सजा सुनाई थी। पाकिस्तान के उच्च सदन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी दी थी। ब्रिटेन में हुए एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि PCR जांच में कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद लोगों में मानसिक बीमारी, थकान और अनिद्रा का खतरा बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं ने कोविड संक्रमित हुए 2,26,521 लोगों की सेहत संबंधी रिकॉर्ड का विश्लेषण किया। गैर संक्रमित लोगों की तुलना में कोविड पॉजिटिव पाए गए लोगों में अनिद्रा की समस्या में 3 गुना इजाफा हुआ। चीन ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो उन हजारों नागरिकों की सुरक्षा करे जो CPEC परियोजना के काम में जुटे हुए हैं। इसी साल अगस्त में चीन के 13 सैनिक पाकिस्तान में एक बस पर हुए आतंकी हमले में मारे गए थे। इसलिए चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेताया है कि वो देश में माहौल सुधारे और चीनी कर्मचारियों को सुरक्षा मुहैया कराए। मालदीव सरकार ने इंडिया आउट नारे को दृढ़ता के साथ खारिज कर दिया। उसने कहा कि मीडिया व सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा यह तथाकथित नारा झूठा और गलत सूचना पर आधारित है। मालदीव सरकार ने अपने बयान में कहा कि यह नारा दोनों देशों की सरकारों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और मालदीव की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को कमजोर करता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के पिता स्टैनली जॉनसन पर 2 महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए। स्टैनली पर दोनों महिलाओं ने गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया। आरोप लगाने वालों में एक महिला कंजर्वेटिव सांसद है और दूसरी पत्रकार सांसद कैरोलिन ने बताया कि जॉनसन ने 2003 में हुए टोरी पार्टी कॉन्फ्रेंस में गलत तरीके से उसे छुआ था। पाकिस्तान उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में धार्मिक उग्रवाद बढ़ाने के लिए तथ्यों को छिपाकर 1947 से ही झूठी कहानियां फैलाता रहा है। ये बात ब्रिटेन में रह रहे कश्मीरी राजनीतिक कार्यकर्ता और लेखक डॉक्टर मिसबाह हसन ने एक लेख के माध्यम से उजागर की है। डॉक्टर हसन का कहना है कि दरअसल 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के 2 महीने बाद ही 22 अक्टूबर को पाकिस्तान काबाइलियों ने कश्मीरों पर धावा बोला था। देश में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी चिंतित है। दिल्ली से लेकर देश के अन्य राज्यों में भी हालत काफी खराब है। इसी बीच यूरोपियन एनवायरमेंट एजेंसी की रिपोर्ट वायु प्रदूषण की विभीषिका को बता रही है। रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के सूक्ष्म पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन से वर्ष 2019 में 3.70 लाख लोगों की जान चली गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वीडियो वार्ता के बाद आकलन किया जा रहा है कि जब इन दोनों देशों के संबंध क्या मोड़ लेंगे। बातचीत के दौरान दोनों राष्ट्रपतियों ने विवादास्पद मुद्दों पर अपने देश का रुख 2 टूक रखा। इस दौरान ये बात उभर कर सामने आई कि दोनों देशों के बीच सबसे ज्यादा भड़काऊ मुद्दा ताइवान का है। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट जल्दी ही भारत यात्रा करने के इच्छुक हैं। बेंगलुरु में आयोजित टेक समिट के लिए भेजे अपने वीडियो संदेश में उन्होंने ये मंशा जाहिर की है। अपने संदेश में पीएम नफ्ताली ने कहा है कि जब भी भारतीय और इजरायली लोग मिलकर काम करते हैं तो कमाल करते हैं। नफ्ताली ने कहा कि जब पहले अपने दोस्त पीएम मोदी से मिले थे, भारी संकट में पड़ी अपनी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए तालिबान अफगानिस्तान की अरबों डॉलर की फंसी संपत्ति को जारी करवाने के लिए अमेरिका के आगे गिड़गिड़ा रहा है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के दर पर भी वो भटक रहा है। अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक ने लगभग 10 अरब डॉलर का भंडार जमा किया था, जिसमें कुछ अमेरिका में है और फ्रीज कर दिया गया है। वही सर्दियों में कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका के कारण यूरोपीय देशों ने महामारी की संभावित लहर से निपटने की तैयारी में पूरा जोर लगा दिया है। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और इंटेंसिव केयर यूनिट्स को दुरुस्त करने में कई देश बड़े पैमाने पर संसाधन झोंक रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की कमी इस काम में रुकावट बन रही है।
भारत और न्यूजीलैंड ने साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में करीबी सहयोग के साथ काम करने पर बुधवार को सहमति जताई। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय के बयान अनुसार बुधवार को संपन्न हुई 2 दिवसीय डिजिटल वार्ता में दोनों देशों के बीच साइबर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला हुआ है। मॉडर्ना इंक अपने कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को मान्यता दिलाने की जुगत में है। बुधवार को बताया गया कि इसके लिए अमेरिकी खाद्य व औषधि प्रशासन के पास आवेदन दे दिया गया है ताकि 18 साल और इससे अधिक उम्र वालों को इसका बूस्टर डोज मिल सके। FDA ने स्पष्ट कर दिया है कि कोविड के बूस्टर शॉट 65 साल या इससे अधिक उम्र वालों को दिए जा सकते हैं। सुरक्षा बलों ने बुधवार को खार्तूम और अन्य शहरों में पिछले महीने के तख्तापलट के विरोध में हजारों सूडानी लोगों के विरोध प्रदर्शन में कम से कम 10 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और दर्जनों को घायल कर दिया। चश्मदीदों ने कहा कि पहले मोबाइल फोन के संपर्क को काट दिया गया और उसके बाद सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाई और आंसू गैस छोड़े। एशिया महाद्वीप में अपने प्रभुत्व को कायम रखने के लिए चीन की हड़प नीति लगातार जारी है। जानकारी के अनुसार भारत के साथ सीमा विवाद के बीच ड्रैगन पड़ोसी देश भूटान की सीमा में भी घुसपैठ कर चुका है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपने बॉर्डर से लगे भूटान में करीब 25,000 एकड़ क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, चीन ने यहाँ अवैध रूप से 4 गांव भी बसा लिए। फिलीपींस ने गुरुवार को चीनी तटरक्षक बलों पर विवादित दक्षिणी चीन सागर में अपनी नौकाओं पर पानी की बौछार करने का आरोप लगाया। समाचार एजेंसी AFP ने इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार ये नौकाएं फिलीपींस के सैन्य कर्मियों के लिए सप्लाई करने का काम कर रही थी। इसी हमले के बाद फिलीपींस की नौकाओं ने बीजिंग के जहाजों को पीछे हटने का आदेश दिया। विश्व बैंक के मुताबिक अमेरिका प्रेषित धन सबसे बड़ा स्रोत है और कुल रकम में इसका योगदान 20%। विश्व बैंक की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत दुनिया में विदेशों से पैसे भेजे जाने के लिहाज से पहले नंबर पर है और इस राशि में 4.6% की वृद्धि हुई है। दूसरी तिमाही के दौरान कोविड के मामलों और मौतों की गंभीरता को देखते हुए परोपकारी कार्य करने के लिए प्रवासी भारतीयों द्वारा दिए गए धन ने प्रमुख भूमिका निभाई। चीन और अमेरिका एक दूसरे के मीडिया कर्मियों पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने को सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने द्विपक्षीय समझौते के तहत अमेरिका और चीन ने इस पर सहमति जताई है। चीन के सरकारी अखबार के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच हुई शिखर वार्ता से पहले इस पर समझौता हुआ। भारत में कोविड के ताजा आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। गुरुवार को ताजा अपडेट के अनुसार भारत ने पिछले 24 घंटे की अवधि में 11,919 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए हैं। साथ ही देश में कोविड मामलों की कुल संख्या 3,44,78,000 पर पहुंच गई है, जबकि सक्रिय मामले घटकर 1,28,762 हो गए। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद में FIR दर्ज हो गई। बुधवार को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रिजवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर रिजवी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। कर्नाटक के शिवमोगा और मलनाड में बुधवार देर रात भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई है। IMD के बुलेटिन में कहा गया है कि एक पश्चिमी विक्षोभ 18 नवंबर से भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर प्रभाव डाल सकता है। इस समय भारत में 2 कम दबाव के क्षेत्र और 2 चक्रवाती सर्कुलेशन मौजूद है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूल और ऑफिसेज को फिलहाल बंद करने का फैसला लिया है। गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में है। हालांकि इन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 था, जो गंभीर श्रेणी में आता है। नोटबंदी ने आवासीय संपत्तियों के बाजार से कालाधन का लगभग सफाया कर दिया। हाउसिंग ब्रोकरेज कंपनी एनारॉक ने बुधवार को कहा कि नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद आवासीय संपत्तियों की खरीद फरोख्त में नकद लेन देन 80% तक गिर गया है। केंद्र सरकार ने 5 वर्ष पहले नोटबंदी के तहत 1,000 रुपए और 5,000 रुपए की सभी पुराने नोटों का चलन बाहर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अटल बिहारी वाजपेयी की NDA सरकार के दौरान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के 26% शेयरों के विनिवेश मामले में CBI को एक नियमित मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि बोली प्रक्रिया में गड़बड़ी और शेयरों की बिक्री में अनियमितता को देखते हुए प्रथम दृष्टया जांच का मामला बनता है। मुंबई में क्रूज ड्रग्स पार्टी को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने मंत्री नवाब मलिक गुरुवार को एक नया खुलासा किया। एनसीपी नेता मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का धर्म बताने के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जारी किया। मलिक ने सर्टिफिकेट को जारी कर वानखेड़े पर मुस्लिम होने का आरोप लगाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित सिडनी डायलॉग को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल युग हमारे चारों ओर सब कुछ बदल रहा है। उन्होंने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि सभी लोकतांत्रिक देशों को क्रिप्टो करेंसी पर एक साथ काम करने और सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ये गलत हाथों में न जाए। भारतीय जेल व्यवस्था मौजूदा समय में कैदियों की असीमित भीड़ को सीमित करने, जेल कर्मचारियों की कमी दूर करने तथा पर्याप्त संसाधन जुटाने की चुनौती से जूझ रहा है। देश में कैदियों की संख्या जिस अनुपात में बढ़ रही है, उस अनुपात में जेलों की संख्या बढ़ने के बजाय घटती चली जा रही है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते पुडुचेरी और कराईकल में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक बार फिर दोनों देशों के सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता हो रही है। गुरुवार को भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र के तहत वार्ता हो रही है। इससे पहले पिछले महीने 11 अक्टूबर को हुए 13वें दौर की सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता बेनतीजा रही। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गांजा तस्करी के मामले में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन पर कार्रवाई के संकेत दिए। पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है। 20 किलो प्रतिबंधित नशे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गांजा अमेजन के जरिए विशाखापट्टनम से भिंड लाया गया था। T20 वर्ल्ड कप के बाद जयपुर में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया ने आखिरी ओवर में रोमांचक जीत दर्ज करते हुए न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राहुल और रोहित के युग की भी शुरुआत हो गई। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा दोनों ने टीम के कोच और कप्तान की कमान संभाली। चीन के खतरे को सामने देखते हुए केंद्र सरकार ने जल, थल और सेना के साथ वायु सेना को भी मजबूत करना शुरू कर दिया है। दुनिया का सबसे हल्का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर वायुसेना के हवाले किया जा रहा है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश की झांसी में 19 नवंबर को इसे वायुसेना को सौंपेंगे। पेट्रोल डीजल के दामों में गुरुवार को भी राहत जारी है। तेल कंपनियों ने तेल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। तकरीबन दिवाली के दिन से ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की। सरकार ने 1 लीटर पेट्रोल की कीमत से 5 रुपए जबकि 1 लीटर डीजल से 10 रुपए की कटौती की। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। जनजातीय गौरव दिवस का समापन समारोह 22 नवंबर को मंडला में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां विभिन्न योजनाओं से आदिवासी हितग्राहियों को लाभान्वित करेंगे। इधर कमलनाथ 24 नवंबर को आदिवासी विधायकों और नवासी ट्राइबल ब्लॉक के पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट और पॉक्सो एक्ट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश में साफ कर दिया कि यौन उत्पीड़न के मामले में स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के बिना भी पॉक्सो एक्ट लागू होगा। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि नाबालिग के निजी अंगों को स्किन टू स्किन नहीं छुआ गया। इंदौर जिले में दूसरे डोज के वैक्सीनेशन के लिए 10 नवंबर से शुरू हुआ अभियान जारी है। गुरुवार तक दूसरे डोज का 72% वैक्सीनेशन हो चुका है। जिला प्रशासन ने 30 नवंबर तक 100% टारगेट पूरा करने का निर्णय लिया है। ऐसे में अभी 13 दिन बचे हैं, जबकि 8.50 लाख से ज्यादा डोज लगाए जाने हैं। गोटेगांव में छात्राओं ने वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। छात्राओं ने रैली निकालकर लोगों से टीका लगवाने की अपील की। तो नगर पालिका सीएमओ साक्षी वाजपेयी द्वारा अनाउंसमेंट के जरिए भी वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नपा सीएमओ का कहना है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। ग्वालियर के महाराज बाड़े पर दिन भर जाम के हालात बने रहते हैं, जबकि महाराज बाड़े पर नगर निगम का अमला भी बैठता है, लेकिन ना तो अतिक्रमण हटाया जाता है और ना ही पुलिस बल यहां सक्रिय रहता है। सबसे ज्यादा जाम यहां 4 पहिया वाहनों से लगता है, लेकिन इन्हें महाराजा बाड़े पर प्रतिबंधित नहीं किया जा रहा है। अब शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, इसलिए महाराजा बाड़े पर लोगों की आवाजाही और ज्यादा बढ़ गई है। ग्वालियर के गोलपाड़ा इलाके में हनुमान जी मंदिर परिसर में हनुमान भक्तों ने केंद्रीय रेलवे मंत्री दानव राव साहेब का पुतला जलाया। दरअसल मंदिर सेवा समिति की ओर से अस्पतालों में प्रसूता और उनके परिजन को गुमराह कर डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन से कराए जा रहे प्रसव के विरोध में महंत जगवीर दास मुहिम चला रहे हैं। समिति सदस्यों ने सांसद और केंद्रीय मंत्री से प्राकृतिक प्रसव के लिए सांसद में कानून पारित करने की मांग की। गौवंश तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुरहानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।
गणपति पुलिस ने तस्करों सहित गोवंश से भरे ट्रक को जब्त किया। पुलिस ने सूचना के आधार पर एक ट्रक को रोकने की कोशिश की। पुलिस को देख आरोपी भागने लगे, जिसके बाद ट्रक का पीछा कर पुलिस ने ट्रक सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर के जनकगंज के शिवनगर इलाके में एक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक महिला जब काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली तो घटना का पता लगा। मकान मालिक ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर एक संदेही को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस मामले में जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है। शहडोल जिले में एक पुलिस सहायक उप निरीक्षक के रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। ये मामला करकी जयसिंह नगर का है। 8 अगस्त मीराबाई बेगा के घर में घुसकर संतोष यादव ने गाली गलौज और मारपीट की थी। इसकी शिकायत मीराबाई ने थाने में की, लेकिन पुलिस ने संतोष यादव पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित महिला से ही 5000 रुपए की रिश्वत मांगी। धमतरी जिला राइस मिल एसोसिएशन के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कहा कि पिछले 2 साल का बकाया राशि उन्हें आज तक नहीं मिला और कस्टम मिलिंग की दर भी अन्य राज्यों की अपेक्षा में काफी कम दी जा रही है। सुकमा एसपी सुनील शर्मा सीआरपीएफ के डीआईजी योज्ञान सिंह चितलनार पहुंचे, जहां जवानों के बीच जाकर उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही जन दर्शन कार्यक्रम, सड़क निर्माण कार्य में सुरक्षा और ग्रामीणों के लिए मेडिकल कैंप के साथ साथ अन्य सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की। इस दौरान सीआरपीएफ अधिकारी दोरनापाल एसडीओपी निशांत पाठक समेत थाना प्रभारी अशोक यादव मौजूद थे। बहराइच का रूपीडीहा नेपाल बॉर्डर तस्करी का ट्रांसिट पॉइंट बन गया है। तस्करों और पुलिस की गठजोड़ के कारण बड़े पैमाने पर नेपाल के रास्ते भारत में तस्करी करके मादक पदार्थों को एंट्री दी जा रही है। कहने के लिए तो बॉर्डर पर तमाम सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं, पर बावजूद इसके नेपाल बॉर्डर पर तस्करी जारी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में बीते दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वे लखनऊ विश्वविद्यालय से ही पढ़े हैं और विद्यार्थी जीवन से लेकर राजनीति के क्षेत्र में आने तक लखनऊ से जुड़े रहे हैं। नागपुर में कुरियर से आए पार्सल में कोबरा सांप निकलने का मामला सामने आया है। जानकारी अनुसार सुनील लखेटे ने बेंगलुरु से अपनी बेटी के लिए कोरियर से सामान मंगवाया। कोरियर कंपनी ने बॉक्स में सामान नागपुर भिजवाया। जब सुनील लखेटे ने सामानों के एक बॉक्स को खोला तो उसके अंदर से एक जहरीला कोबरा निकला, जिससे हड़कंप मच गया।